अब हम इसे मिसयूज करने की मिसाल देखेंगे, और मिसयूज करने की मिसाल इसलिए देखेंगे ताकि उससे हम खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। क्योंकि एक बात तो वाज़ेह है कि कोई चीट कर सकता है तो इंसानों को चीट कर सकता है, अल्लाह को कोई कभी चीट नहीं कर सकता। अल्लाह को तो सब कुछ पता ही है ना, अल्लाह ताला से कोई चीज़ छुपी कभी नहीं है। अब सुनिए, नदीम भाई जा रहे हैं एक शख्स के पास, कहते हैं कि मुझे 1,00,000 रुपए चाहिए। अब वो शख्स कह रहा है कि 1,00,000 रुपए चाहिए 1 साल के लिए, 1 साल बाद 1,10,000 रिटर्न करना पड़ेगा। तो नदीम भाई कहते हैं ये तो सूद है, हराम हराम हराम, औज़ बिल्लाह, नहीं चाहिए मुझे। तो कहता है ठीक है रुको, तुम कहते हो कि सूद हराम है ना, चलो मैं तुम्हें आइडिया देता हूं। क्या आइडिया देते हैं ये लोग, ये सो कॉल्ड इस्लामिक बैंक। सुनिए, आज ये हो रहा है, और बहुत अफसोस है कि जो इस्लामिक बैंक्स के जो डीलिंग्स हैं उसमें से बहुत लार्ज परसेंटेज यही है, बहुत लार्ज परसेंटेज ऐसे तवर्रुक के नाम में, रॉन्ग तवर्रुक क्या करते हैं वो सुनिए। वो ये करते हैं कि कहते हैं कि देखो ये फला मेटल है, मेटल के लिए अप्लाई करते हैं नॉर्मली, ये फला मेटल है, क्या प्राइस है, कौन से मेटल का किसी को भाव मालूम है अभी आज का भाव, कोई मेटल का भाव मालूम है? कॉपर का बोलिए, 500 रुपए पर केजी। सुनिए, हमारे ब्रदर ने बताया कॉपर आज का भाव 500 रुपीज पर किलो है। सुनिए, तो बैंक क्या कहती है कि पर किलो कॉपर, मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या करती है, आप बताएंगे कि क्या गलत की, ठीक है इंशाल्लाह। क्या हो रहा है वो मैं बताऊंगा, क्या गलत हुआ वो आप लोग बताएंगे इंशाल्लाह। 500 रुपए पर किलो है, तो ये ऐसी सो कॉल्ड इस्लामिक बैंक नदीम भाई को कहती है कि ये कॉपर है 1,000 किलो, कितना हुआ टोटल करो, 5 लाख, 1,000 किलो हमने तुम्हें बेचे, हमने तुम्हें बेचे 1,000 किलो कॉपर 500 रुपए पर किलो के भाव से 1,000 किलो बेच दी हमने तुम्हें, लेकिन तुम 5 लाख का पेमेंट 1 साल बाद करना, ठीक है। जो 500 रुपए किलो है उसे बेच दिए। अब सुनिए, अब कहते हैं ये किसका है, ये कॉपर किसका हो गया अभी, अब ये कॉपर तुम्हारा हो गया नदीम भाई, हाँ। अब ऐसा करो कि तुम यही कॉपर जो 1,000 किलो अब तुम्हारा है ना, तुम यही कॉपर 1,000 किलो 450 रुपए किलो में हमें बेच दो कैश। टोटल करो कितना हुआ, 4.5 लाख। 450 रुपए किलो में 1,000 किलो तुम हमें वापस बेच दो कैश। क्या मिला आखिर में नदीम भाई को, 4.5 लाख रुपए कैश मिला। क्या देना है, कब देना है, और नाम के लिए कॉपर बीच में आया था, कॉपर सिर्फ नाम के लिए था। एक्चुअल में क्या हुआ, 4.5 लाख रुपए मिले, 5 लाख रुपए देने हैं, नेम से कॉपर को बीच में लेके आए थे। अब वो कॉपर की जगह कोई भी मेटल को लेके आते हैं, कोई भी चीज को। इसमें गलत क्या है, चलिए आप लोग बताइए। एक मिनट बोलिए। फर्स्ट पोजीशन ही नहीं था, जो पोजीशन जब तक है नहीं तो कोई चीज है तो एक्चुअली पोजेशन नहीं था, किसके पास नहीं था पोजेशन, बैंक के पास नहीं था, और एक्चुअल कोई चीज नहीं थी। तो बैंक के पास पोजेशन नहीं होता है, तो फिर ऐसे कुछ लोग जो होते हैं नेम से थोड़ा कॉपर वॉपर लेके रखते हैं, एक्चुअली नेम से कुछ कॉपर लेके गोडाउन में रख देते हैं ताकि ऐसा कोई नदीम भाई आएगा तो उसको इस्लामिक बना के देंगे, सूद को इस्लामिक बना के देंगे। हाँ ओके, ये एक आपने कहा ऑब्जेक्शन उठाया, तो उन्हें कुछ एक काम करना पड़ा। क्या काम करना पड़ा, गोडाउन लेकर उसमें कॉपर रखना पड़ा, ताकि आप जब ये ऑब्जेक्शन उठाओगे तो जवाब दे देंगे आपको। हाँ सेकंड बोलिए। इसमें कंडीशन हो गई ना कि आप ही मुझे रिटर्न देंगे, एक कंडीशन हो गई ना, कंडीशन इसमें बिल्कुल सही। कंडीशन ये हो गई कि ये यहां से खरीद रहे हैं, वहीं पे वापस बेच रहे हैं, और बेचने के लिए खरीदा जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कंडीशन है, जैसे मिसाल के तौर पे तिजारत में कुछ कंडीशंस को हम लोग देखेंगे। देखिए तिजारत के अंदर कंडीशंस में सब कंडीशंस जायज होती है, लेकिन 2 टाइप की कंडीशंस नाजायज होती है। एक कंडीशन ये कि कोई कहे कि मैं ये ट्रांजैक्शन इस शर्त पे करूंगा कि तुम वो ट्रांजैक्शन करो, मैं तुमसे ये मोबाइल इस शर्त पे खरीदूंगा तुम्हारा कि तुम मेरा मोबाइल खरीदो। या जैसे निकाह के अंदर ऐसा करते हैं लोग, उसे निकाह शिगार कहते हैं। शिगार के क्या कहता हूं, मैं तुम्हारी बहन से शादी इस शर्त पे करूंगा कि तुम मेरी बहन से शादी करो। ये निकाह भी नाजायज है, ये ट्रांजैक्शन भी नाजायज है। जो अदर ट्रांजैक्शन के होने पर डिपेंड है ऐसा ट्रांजैक्शन करना नाजायज है, ये शर्त नाजायज है। और दूसरी शर्त वो नाजायज है जिससे वो ट्रांजैक्शन का जो बुनियाद है ना, जैसे मैं ये बेचने तैयार हूं लेकिन तुम यूज नहीं करोगे, मतलब क्या है कि तुमने फिर बेचे क्या, तो
ये क्या है, यानी जो उसकी कंडीशन, उसकी बुनियाद को ही हिलाने वाली चीज है। हाँ, तो बुनियाद जो बेसिस है उस कंडीशन की, वो हिलाने वाली कंडीशन है, वो जायज नहीं है। अब यहां पे ये जो कंडीशन है कि मैं तुम्हें बेच रहा हूं कि तुम खरीदोगे, ये कंडीशन एक गलत बात है। हाँ, ये एक बात आपने बिल्कुल सही कैच करी, लेकिन और कैच करो कि क्या गलत है। हाँ, लॉस, क्योंकि वो उसको पैसे चाहिए तो वो पैसों का वैसी शक्ल निकाल रहे हैं। एक हदीस है जो हम देखते हैं, अबू दाऊद में है सही सनद से, हदीस नंबर 3455, किताबुल इजारा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अब्दुल्ला इब्न उमर बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इज़ा तबायातुम बिल ईना, जब तुम ईना का ट्रांजैक्शन करने लगो, ईना आइन से आता है, आइन से आता है, आइन यानी सेम, कि ये सेम है, ये जो प्रोडक्ट है सेम है, यानी बेचने वाला खरीदने वाला दोनों सेम। तो भाई ये ही बेच रहा है, ये खरीद रहा है, तुमने बेचे क्यों जब खरीदने का था? हाँ, यानी बोगस, तुमने बेचे क्यों जब तुम्हें खरीदना ही था थोड़ी देर 5 मिनट बाद, तो बेचे क्यों? तो यानी बोगस। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इज़ा तबायातुम बिल ईना, जब तुम ईना का ट्रांजैक्शन करने लगोगे, वखस्तुम अज़नाबल बकरी, अपनी बछड़ों की पूंछों को पकड़ लोगे, यानी कि वो वही चीजों से खुश हो जाओगे, दुनिया की चीजों से। वह रजी तुम बिज़री, ज़रई, और खेती बाड़ी से ही खुश हो जाओगे। वह तरक्तुमुल जिहाद, और जिहाद को छोड़ दोगे। सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्ला, अल्लाह ताला तुम पे एक ऐसी जिल्लत को नाफिज कर देगा, ला यंज़िहु हत्ता तरजिउ इला दीनिकुम, जो तुमसे हटाई नहीं जाएगी तब तक जब तक तुम अपने दीन पे वापस नहीं आओगे। तो तब तक जब तक दीन पे वापस नहीं आओगे तब तक ये जिल्लत तुम पे हटाई नहीं जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईना ट्रांजैक्शन को हराम किया। ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, ये बेचने और खरीदने वाला सेम है, ये ट्रांजैक्शन हराम है इस्लाम में। अब यानी कि वो पूरी पांव के नीचे से जमीन ही गायब हो गई, क्योंकि जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो करने के लिए पहले से ब्लॉक आ चुका है। कौन हदीस तक पहुंचेगा, कौन जाके लेके आएगा, कौन जाके लाके बताएगा कि पूरा बोगस ट्रांजैक्शन है। ये सूद को जायज बनाने की एक कोशिश है जो कोई कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि अल्लाह को तो पता है, अल्लाह ताला ने पहले से इस बात को नाफिज किया। और मालूम है आपको कौन लोग हैं जो ऐसा ईना का ट्रांजैक्शन करते हैं? सूदी बैंक्स करते हैं? नो, ये सो कॉल्ड इस्लामिक बैंक्स ये काम करते हैं। सो कॉल्ड इस्लामिक बैंक्स जो है ऐसी। अब देखिए, इल्म की कमी की वजह से आदमी को चाहिए इस्लाम का नाम आ जाए, इस्लाम का नाम हो, लेकिन वो कुछ भी चीज हो, कैसी भी हो। तो हम देखते हैं ओरिजिनली इस्लामिक चाहिए, जेन्युइनली इस्लामिक चाहिए। हम इस्लामिक बैंक्स चाहते हैं कि आए, लेकिन हलाल सही वाली इस्लामिक बैंक्स आए, ऐसी बोगस वाली इस्लामिक बैंक्स नहीं आनी चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं, इंटरनेट पे आप ये एक ट्रेंड देखेंगे। क्या ट्रेंड है कि पर्टिकुलर चीज है फुल्ली म्यूजिकल, पूरा के पूरा म्यूजिकल चल रहा है कुछ, और उसके स्टार्टिंग में आएगा नो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज। नो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज, फुल तो म्यूजिक ही है, फुल म्यूजिक है, म्यूजिक ही लग रही है, लेकिन नो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज। वो बता रहे हैं कि हमने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं किया, वो म्यूजिक का साउंड कैसे 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 करके निकाल के लेके आया, लेकिन साउंड तो म्यूजिकल लगता है, लेकिन यूज नहीं किए। तो यहां क्या है, अब ये म्यूजिक तो हराम है, तो नो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज लिख करके म्यूजिक लेकर आओ तो लोग ले लेंगे ना, फिर सुनेंगे अच्छे से। हाँ, तो हम देखते हैं कि ये एक प्रॉब्लम है जो आज कई सारे जगहों पर ऐसा आ रहा है कि कोई चीज अन इस्लामिक चीज को इस्लाम का नाम लगा करके उसको इस्लामिक बनाया जाए। वही चीज यहां हो रही है। सूद को रीपैकेज करने का तरीका है जो तवर्रुक के नाम से करते हैं, लेकिन तवर्रुक की जायज शक्ल भी हो सकती है जो हमने डिस्कस किया, लेकिन उसके अंदर सेम प्रोडक्ट ईना वाला मामला नहीं होना चाहिए। जैसा कि मेरा एक फ्लैट है और एग्रीमेंट 11 महीने का एग्रीमेंट लिए गए और 50,000 डिपॉजिट मैंने ले लिया और उसको मैं 10,000 रुपये महीने से वो दे रहा हूँ। तो जो डिपॉजिट मैंने जो 50,000 रुपये लिया तो वो कैसा है? भाई का सवाल एक बहुत कॉमन सवाल है। सवाल ये है कि हैवी डिपॉजिट के ताल्लुक से तो हमने देखा, इसी वजह से ये सवाल पूछा जा रहा है कि कोई अगर हैवी डिपॉजिट ले रहा है और उसके बदले में भाड़ा कम कर रहा है, वो तो गलत है, वो हमने पूरी डिटेल में देख चुके हैं। इनका सवाल ये है कि वो डिपॉजिट के डिस्कशन में जो बात आई कि डिपॉजिट यूज़ नहीं कर सकते, यूज़ कर रहे हैं तो वो कर्ज हो गया, कर्ज के बदले में जो बेनिफिट देंगे वो बेनिफिट सूद होता है। अब ये कह रहे हैं कि नॉर्मल सा डिपॉजिट है, जैसे नॉर्मली भी लोग 50,000 1 लाख के डिपॉजिट रखते हैं। अगर एक नॉर्मल वाला डिपॉजिट है, हैवी वाला डिपॉजिट नहीं है, तो ये नॉर्मल डिपॉजिट के ताल्लुक से ये लेना सही है या नहीं है, और लिए तो यूज़ करना सही है या नहीं है? नहीं, मेरा कहना ये है कि जो डिपॉजिट लिए तो 50,000 तो मैं ले रहा हूँ डिपॉजिट, और हर महीने जो 10,000 रुपये जो मैं उसको किराया ले रहा हूँ तो वही किराया ले रहा हूँ, और जो डिपॉजिट मेरे पास में उसका रखा हुआ है तो वो कैसा है? देखिए, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग अपना इलेक्ट्रिक बिल, टेलीफोन बिल पे किए बगैर चले आते हैं। कुछ मान लीजिए कि अगर प्रॉपर्टी में कुछ
फर्नीचर है, कुछ एसेट्स है, कुछ चीज़ें हैं, फिक्चर्स है, हो सकता है कोई चीज़ डैमेज कर देंगे, खाली करने के बाद मालूम पड़ेगा कि अरे ये मेरी चीज़ डैमेज हो गई। तो नॉर्मली लोग सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर कुछ लेना चाहते हैं ताकि अगर कुछ बाकी रह गया, 1 महीने का रेंट दिए बगैर कोई जा रहा है तो उसका कुछ डिपॉजिट बाकी होगा तो वो रेंट कवर करने में आसानी होती है। तो नॉर्मली डिपॉजिट के अंदर, सिक्योरिटी डिपॉजिट के अंदर रहन का मकसद यानी कि सिक्योरिटी का मकसद होता है, और क्या उस मकसद से कोई अगर कुछ रकम ले रहा है तो वो लेने की इजाज़त है डिपॉजिट के तौर पर, सिक्योरिटी के तौर पर। तो हाँ, सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर एक चीज़ को फैसिलिटेट करने के लिए वो एक सिक्योरिटी डिपॉजिट ले सकता है, लेकिन फिर से बात यह है यूज़ नहीं कर सकता है। अब जब लोगों से कहा जाता है कि तुम यूज़ नहीं कर सकते तो कहते हैं यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो फिर क्यों ना ऐसी कोई शक्ल ली जाए जो ये डिपॉजिट भी ना ले, ये डिपॉजिट भी वो ना ले और उनका कुछ बेनिफिट हो जाए इन रिटर्न। तो जैसे मिसाल के तौर पर अगर ये डिपॉजिट लेकर भी यूज़ नहीं कर पाएंगे तो लो ही क्यों? अगर लेकर यूज़ ही नहीं कर पाएंगे तो लोग बोलते हैं लो ही क्यों? तो क्यों ना वो ऐसा करें कि एडवांस रेंट ले लें, 12 महीने का, 11 महीने का एडवांस रेंट ले लिए। रेंट के बारे में तो कोई कुछ नहीं कहेगा, रेंट तो लेकर यूज़ कर ही सकते हैं, ऑफकोर्स वो तो आपका ही है। जो चीज़ डिपॉजिट के नाम से ली गई वो चीज़ यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रहन का कायदा यह है कि रहन इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो डिपॉजिट है और यूज़ कर रहे हैं तो वो कर्ज हो गया। फिर कर्ज का फैक्टर्स बीच में आ जाते हैं तो एक अलग बात हो जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम किया तिजारत और कर्ज, मतलब कोई कहे कि तुम मुझे कर्ज दो तो ही मैं तुम्हारे साथ तिजारत करूँगा, तुम मुझे ये कर्ज दो, इतना रुपये लोन दो तो मैं तुम्हारे साथ बिजनेस करूँगा। तो ये वो दो तिजारत जो एक टाइम पर, ये एक तिजारत इस शर्त पे करूँगा कि तुम भी मेरा ये ख़रीदो तो मैं तुम्हारा ये ख़रीदूँगा, तो ये वैसे टाइप की चीज़ बन रही है। तो कर्ज तो नहीं होना चाहिए, वो डिपॉजिट ही रहेगा। अब जब डिपॉजिट है, यूज़ नहीं कर पाएंगे तो ले ही क्यों? क्यों ना कोई और चीज़ ले लें या मिनिमाइज़ कर लें, या पोस्ट डेटेड किसी ने कोई चेक लेकर रख दिया कि कहीं कुछ कोई चीज़ ऐसी है जो उसने मेरी अगर डैमेज किया तो मैं चेक डिपॉजिट कर दूंगा। हम सब जानते हैं कि मार्केट की रियलिटी ये है कि अगर कोई शख्स है जो कह रहा है कि मुझे डिपॉजिट भी नहीं चाहिए 1 लाख, मैं उसके बदले में मुझे ये तुम्हारा चेक दे देना सिक्योरिटी का, तो उसे रेंट कुछ 500-1000 रुपये और मिल जाएगा। वो जो शख्स जो उतना भी डिपॉजिट ना ले तो उसको शायद रेंट और मिल जाएगा, या तो वो और बेटर टर्म्स नेगोशिएट कर सकता है। तो हम देखते हैं कि डिपॉजिट के नाम से लेता है तो वो यूज़ नहीं कर सकता, बाकी अदरवाइज ये एक ऑप्शन है। हम शुरू कर रहे हैं जो इस्लामिक हलाल ऑल्टरनेटिव मुदारबा का। पहले मुदारबा क्या है? हम इसे आज के ज़माने की मॉडर्न बिजनेस लैंग्वेज में वेंचर कैपिटल कहते हैं। मुदारबा का कंसेप्ट कैसा है कि एक शख्स है जो बिजनेस आइडियाज़ है, उसके पास बिजनेस प्लान्स है, पैसा नहीं है, पैसा दूसरे लोगों के पास है, और जिनके पास पैसा है वो कितना कुछ कर सकते हैं। उन्हें ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो बिजनेस आइडियाज़ और प्लान्स के साथ कोई फीजिबल बिजनेस करें, खुद भी कमाएं, उन्हें भी कमाने का मौका मिले। तो अब इस सिचुएशन में एक अग्रीमेंट है जो एक टाइप की पार्टनरशिप है जिसे कहते हैं मुदारबा। मुदारबा में देखिए 2 लोग हैं, एक तो मुदारिब। मुदारिब कौन है? जो एक्चुअली काम करेगा, बिजनेस करेगा, और दूसरा है जिसे स्लीपिंग पार्टनर भी कह सकते हैं, इन्वेस्टर भी कह सकते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट भी कह सकते हैं, जो पैसे वाला है, रब्बुल माल, वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करेगा। अब जब वो पैसे को इन्वेस्ट करेगा, कि मिसाल के तौर पर अब्दुल वाहिद भाई कपड़े के डीलर हैं, इनके पास बेहतरीन बिजनेस प्लान्स है, आइडियाज़ है, अच्छे से अच्छे तरीके से बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन कैपिटल की ज़रूरत है। ये कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, अब्दुल वाहिद भाई बिजनेस करने वाले। अब दोनों बात करेंगे, इनका पैसा, इनकी मेहनत। टर्म्स में शरीयत ने फिक्स करके नहीं दिया है कि प्रॉफिट परसेंटेज इतना ही होना चाहिए दोनों का, तो फिर डिटरमाइन कैसे करेंगे पैसे, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? म्यूचुअल बाहमी रजामंदी से, म्यूचुअल कंसेंट से, नेगोशिएशन से, बातचीत करके पता चलेगा कि क्या है सही बात, पता चलेगा कि क्या है सही परसेंटेज, और वो चीज़ म्यूचुअली अग्री होगी। तो जैसे मिसाल के तौर पर ये चाहेंगे कि 60% प्रॉफिट मेरा हो क्योंकि पूरी मेहनत मेरी होगी, 40% इनका। ये कहेंगे नहीं मुझे 50% चाहिए, कहेंगे नहीं 60-40, जो भी अग्री हो जाए वो चीज़ अग्रीड है। समझ लीजिए कि हम लोग 60-40 से कंटिन्यू करते हैं, तो बिजनेस जो होगा उसमें 60% प्रॉफिट इनका होगा, 40% प्रॉफिट इनका होगा। ये एक टाइप की पार्टनरशिप ही है, इसे मुदारबा कहते हैं। अब प्रॉफिट हुआ तो ठीक है, लॉस हुआ तो
जिसका कैपिटल है उसके कैपिटल में से लॉस होगा, जिसकी मेहनत है उसकी मेहनत में से लॉस होगा। उनकी मेहनत अनरिम्यूनरेटेड, अनकॉम्पेंसेटेड, यानी उनकी मेहनत करके उनको कुछ रिम्यूनरेशन, कॉम्पेंसेशन, कुछ पैसे मिले ही नहीं, कुछ फायदा हुआ नहीं, मेहनत गई, पैसे भी नहीं मिले, लॉस हुआ। और जिन्होंने पैसे लगाए उनके पैसे में से वो पैसे की वैल्यू, जैसे 1 लाख लगाए थे, 1 लाख लगाकर वो पैसे की वैल्यू अगर लॉस हो गया तो वैसे उनके पास कैपिटल जो है 90,000 हो गया, 10,000 लॉस हो गया। तो ये है मुदारबा का कंसेप्ट। तो लॉस जो होता है इनका एफर्ट होता है, उनका पैसा होता है। मुदारबा में पैसे का इन्वेस्टमेंट एक की तरफ से है, लॉस, इनका जो लॉस होगा वो उनकी मेहनत होगी। लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि 1 लाख में पूरा बिजनेस नहीं हो पाएगा, इनके पास 1 लाख इन्वेस्ट करने के लिए है अभी, इन्हें चाहिए 10 लाख, तो 10 लाख में अब वो 10 ऐसे इन्वेस्टर्स को ले सकते हैं जो 10 वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्ट करेंगे और म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ जो चीज तय होगी वो चीज के तहत काम आगे बढ़ेगा। इन्हें अगर ज्यादा कैपिटल चाहिए, ये ज्यादा इन्वेस्टर्स ले लेते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन्वेस्टर्स को डर है कि अगर ये पैसे लेकर चले गए तो, ये डर को कैसे हल करें? आप में से कौन बताएगा क्या डर है उन्हें? कि हम अपने पैसे इन्वेस्ट तो कर रहे हैं इनके साथ, उन्हें डर है कि पैसे लेकर चले गए तो हम क्या करेंगे। अब ये डर का क्या करें? आपने पहले कहा था, क्या कहा आपने? गारंटर। तो ये इन्वेस्टर कहेंगे कि कोई गारंटर है आपका जो आपकी गारंटी दे दे, जो म्यूचुअली थर्ड पार्टी हो और जो आपकी जमानत ले। तो खालिद भाई गारंटी देने तैयार है। हाँ, तैयार हैं आप कि हाँ मेरी गारंटी है? अब गारंटी देने तैयार है तो ये बिजनेस को फैसिलिटेट करने में आसानी हो गई। अब मान लीजिए कि और क्या कर सकते हैं गारंटर के अलावा, और क्या पॉसिबिलिटी है बताइए? रिटन में कॉन्ट्रैक्ट बने, 2 विटनेसेस हो। कुरान की आयत जो है ना, इज़ा तदायनतुम बिदैनिन, जब आपस में कोई कर्जे का मामला हो, क्योंकि यहाँ फ्यूचर का मामला है, ये आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में उनको जो आएगा, फक्तुबूहु, लिखो, और लिख करके 2 विटनेसेस बनाओ, वो करेंगे। और क्या करेंगे? सिक्योरिटी डिपॉजिट। क्या आपके पास सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर कुछ है? देखिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट आप दे सकते हैं, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट ले सकते हैं।